वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के और विश्व परिवर्तन मिशन के सभी पूरे देश भर के राजनीति सुधारकों को मेरा यानी विश्वात्मा का नमस्कार। आज 17 नवंबर है, वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के स्थापना दिवस का अवसर है और पूरे देश भर में आप लोग हमसे जगह जगह अपने अपने मोबाइल सेट से या बड़ी बड़ी जनसभाओं में जुड़े हुए हैं। कुछ लोग मुझे देख पा रहे हैं और कुछ लोग मेरी केवल आवाज सुन पा रहे हैं, लेकिन यह कोरोना के काल में यह हम लोगों के सामने परिस्थिति है कि हम वर्चुअल मीटिंग की तरह और वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से आज पार्टी का चौथा स्थापना दिवस मनाएं। आप लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। पूरे देश भर से तमाम संगठनों के लोग जो राजनीतिक व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में रुचि रखते हैं, वो लोग भी मेरे साथ आज जुड़े हैं। मैं आप सब लोगों का भी आभार ज्ञापन करता हूं। चाहे आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से हैं, किसी भी सामाजिक संगठन से हैं, किसी भी धार्मिक संगठन से हैं, देश के किसी भी कोने से हैं, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं कि आज 17 नवंबर को जुड़ने के लिए आपने मेरे साथ फैसला किया। मैं सबसे पहले आसाम से शुरुआत करूंगा। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के बड़े समर्थक, बड़ी संख्या में समर्थक आसाम में हैं और आज उन लोगों के सामने एक गजब की परिस्थिति है कि एक तरफ कोरोना के कारण कई महीने का लॉकडाउन झेलना पड़ा, पूरे देश को झेलना पड़ा। तमाम लोग रास्तों में मर गए, बंबई से, कलकत्ता से, बंगलोर से, लखनऊ से, बड़े बड़े शहरों से अपने गांव में पहुंचने में रास्ते में ही मर गए। पैदल पैदल कई कई महीने उन्हें चलना पड़ा, भूखे रहना पड़ा, तकलीफ उठानी पड़ी। ऐसा दुर्दिन, ऐसा बुरा समय कभी मानव जाति के ऊपर आया नहीं था, लेकिन इस दुर्दिन से हम लोग उबर पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं। मैं इसके लिए आप सब लोगों को बधाई देता हूं कि इतने बुरे दिन में आपने अपनी हिम्मत बनाए रखी। आज जब मैं आसाम की चर्चा कर रहा हूं, सबसे पहले तो आसाम में बीटीआर इलाके में चुनाव का मौसम है। जब लोगों के पर्चे दाखिल किए गए, ठीक उसी समय लॉकडाउन कर दिया गया और कई महीने से लोग घरों में बंद रहे, चुनाव प्रचार नहीं हो पाए। अब बीटीआर में चुनाव दिसंबर महीने में होने जा रहा है और बहुत सारी पार्टियां, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं आसाम की, वो कह रहे हैं कि भाई आप मेरे को वोट दो, हम आपको बीटीआर देंगे, हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको मकान देंगे, हम आपके खाने पीने का इंतजाम करेंगे। भाई मैं कहता हूं कि कोई मकान दोगे तो 10 लाख से कम खर्चा नहीं होगा, नौकरी दोगे तो हर महीना 50,000 रुपया महीना देना पड़ेगा। अरे इतना पैसा खर्च करने के बजाय एक छोटी सी बात हम लोग कर रहे हैं कि वोटरों को 6,000 महीना देने की बात ही कर लो। कम से कम यही मान लो कि हाँ, हम भी वोटरों को 6,000 रुपया महीना देंगे, दिलवाएंगे। अगर सरकार बनेगी तो हम संसद में, विधानसभा में जहां भी पहुंचेंगे या कोकराझार में पहुंचेंगे, वहां इस बात की आवाज उठाएंगे, प्रस्ताव पारित करेंगे। इतना तो आप कह सकते हो। जब 6,000 की बात आप नहीं कह पा रहे हो तो हम कैसे विश्वास कर लें कि आप नौकरी देंगे, आप खाने पीने का इंतजाम करेंगे, आप सबको मकान देंगे। यही बात नेता लोग बहुत दिनों से बोल रहे हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं। अब तक किसने रोका था कि नौकरी मत दीजिए? अभी तक नौकरी आपने क्यों नहीं दिया? किसने आपका हाथ पकड़ा था?
सच्चाई यह है कि कंप्यूटर पढ़े लिखे लोगों का काम खा चुका और अनपढ़ लोगों का काम बुलडोजर, ट्रैक्टर, जेसीबी मशीन खत्म कर चुकी है। काम, नौकरी मिल नहीं सकती। हाँ, मशीनों की कमाई से जो हर महीना अरबों रुपया पैदा हो रहा है, ये जो प्राकृतिक संसाधन है, ये जो जंगल की लकड़ियां हैं, समंदर की मछलियां हैं, जमीन के अंदर का सोना, चांदी, कोयला, अभ्रक है, इससे जो अरबों रुपया पैदा हो रहा है, फ्री में पैदा हो रहा है। ये फ्री का पैसा हर वोटर में फ्री में हर महीना 6,000 दे दो। अब तो अगले साल से ये 7,900 रुपया हो जाएगा, लगभग 8,000 रुपया हो जाएगा 2021 से। मतलब ये है कि जब आप 6,000 देने को तैयार नहीं हो तो हम नहीं मानते कि आपकी बात पर जनता विश्वास करेगी कि आप सबको नौकरी दे दोगे, आप सबको मकान दे दोगे। इस झूठ बात को आपको बोलना नहीं चाहिए और जनता विश्वास भी करने वाली नहीं है। हमारी नई पार्टी है, गरीब लोग इस पार्टी से जुड़े हैं, साइकिल वाले, मोटरसाइकिल वाले इस पार्टी में काम करते हैं। तो लोग कहते हैं, जो तमाम पार्टी वाले हैं, नेता वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई आपकी पार्टी के पास तो पैसा ही नहीं है, आप चुनाव जीतेंगे नहीं, अपनी वोट क्यों बर्बाद करते हैं। तो भाई एक बात हमें बताइए कि अगर मान लो कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, हमें उनको दूध पिलाना था, नहीं पिला पा रहे हैं, हमें काजू किशमिश खिलवाना था, हम अपने बच्चों को नहीं खिलवा पा रहे हैं, उनको सेब, फल, फ्रूट नहीं खिलवा पा रहे हैं, तो जब नहीं अपने बच्चों को खिला पा रहे हैं तो क्या छोड़ दें काम? चले नेताओं के बच्चों को फल फ्रूट खिलाना शुरू करें, नेताओं के बच्चों को बढ़िया कपड़े का इंतजाम करें, नेताओं के बच्चों को बढ़िया गाड़ी का इंतजाम करें, नेताओं के बच्चों को अमीर बनाने का काम शुरू कर दें। क्योंकि हम अपने बच्चों को अमीर नहीं बना सकते, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, तो नेताओं के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें। ये कहां का तर्क है? वोटर्स पार्टी वोटरों की पार्टी है। ये नेताओं को अमीर बनाने के लिए नहीं आई, नेताओं को अमीर बनाने के लिए तमाम पार्टियां हैं। वोटर्स पार्टी की जरूरत नहीं है। हम तो वोटरों को अमीर बनाने के लिए आए हैं और अमीर बना के रहेंगे। आप 100 कर्म कर लीजिए, चाहे जितना रोकिए, लेकिन एक दिन वोटरशिप लागू होके रहेगी। अभी आप 500 रुपया देना चालू किए हैं किसान सम्मान निधि पर। अरे किसान सम्मान निधि पर 500 रुपया भीख है, भीख। किसानों का अधिकार 6,000 रुपया महीना बनता है। हमें किसान सम्मान निधि 500 रुपया की भीख नहीं चाहिए, हमें वोटर सम्मान निधि चाहिए, वोटर निधि चाहिए। और 500 रुपया नहीं, पूरे 6,000 और 2020 बीत जाने के बाद 6,000 नहीं 8,000 चाहिए। 8,000 हर महीना हर वोटर को चाहिए। और ये लड़ाई हम लोग लड़के रहेंगे, जीत के रहेंगे। आप चाहे जितना लेट करिए, विलंब करिए, आप खिसकाते जाइए, देर करिए और देर करिए और देर करिए, हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। पूरी जिंदगी इसमें लगा देंगे। हम अपने बच्चों को सिखा के जाएंगे कि अपने हक के लिए मरना जीना सीखो। और जो अपने हक के लिए मरता है, अपने हक के लिए लड़ता है, वही शान से, इज्जत से जिंदगी जी पाता है। बहुत सारे लोगों को तकलीफ है भाई। इस बात की तकलीफ है कि हमारी वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल दूसरी पार्टियों से गठबंधन क्यों करती है? कहां किया है? हमने किसी पार्टी से गठबंधन तो नहीं किया, लेकिन हम गठबंधन के विरोधी नहीं है। क्यों विरोधी नहीं है? क्योंकि हम सभी वोटरों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। चाहे वो वोटर नेताओं की पार्टी का हो, चाहे वो वोटर वोटरों की पार्टी का। नेताओं की जो पार्टियां हैं, उनके वोटरों को भी वोटरशिप मिलना चाहिए।
और वोटरों की पार्टी जो है, इस वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के वोटरों को भी वोटरशिप मिलना चाहिए, दोनों को मिलना चाहिए। इसलिए हम जोड़ने की बात करते हैं। ये सारे वोटर हमारे ही बच्चे हैं। हम किसको कहते तुम हमारे हो और तुम पराए हो? सभी हमारे हैं। आज वो पहचानते नहीं, कल पहचानेंगे। इसीलिए गठबंधन सबसे मिलजुल के, दूसरी पार्टियों से मिलजुल करके काम करने को हम तैयार हैं, लेकिन एक शर्त यह है कि हम भ्रष्टाचार के लिए गठबंधन नहीं बनाएंगे। हम गरीबों का शोषण करने के लिए गठबंधन नहीं बनाएंगे। हम मौखिक गठबंधन नहीं बनाएंगे। हमें लिखित संविधान पर गठबंधन चाहिए। लिख पढ़ के सभी पार्टी के लोग जुड़े और लिखत पढ़त में उनकी आचार संहिता, उनके नियम, उनके कानून लिखे होंगे। अगर कोई गलती करेगा तो पकड़ा जाएगा। हम तो यूपीए और एनडीए से भी मांग करते हैं। ये जो बड़ी बड़ी गठबंधन देश में चल रहे हैं कि जब आपने अपनी अपनी पार्टियों का संविधान की घोषणा किया तो अपने गठबंधन के संविधान की घोषणा क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं बताते कि हम इस नियम कानून से चलते हैं? आप गठबंधन के नियम कानून बताने के लिए तैयार क्यों नहीं है? वोटर्स पार्टी तैयार है कि हम लिखित संविधान पर काम करते हैं। हमारे काम करने का ये नियम है, ये कानून है, हमारे काम करने का ये तरीका है। आप बताने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि आपके काम करने का तरीका क्या है? अगर गठबंधन के लिखित संविधान की जरूरत नहीं है तो फिर पार्टियों के लिखित संविधान की जरूरत क्यों है? पार्टियों के लिखित संविधान की जरूरत जिन कारणों से है, उन्हीं कारणों से गठबंधन के भी लिखित संविधान की जरूरत है। आप नहीं मानेंगे, एक दिन देख लेना, ये पूरे देश की जनता सड़कों पर आएगी कि हम आपका ये भ्रष्टाचार आधारित गठबंधन नहीं मानते। जनता का शोषण करने के लिए और देश का खजाना लूटने के लिए जो आपकी एकता बनती है, हम इस एकता के लिए आपका साथ नहीं देंगे। जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है। एक न एक दिन आपको भी लिखित संविधान की घोषणा करनी पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं कि सर अपनी छोटी पार्टी है, टाटा बिरला अंबानी अदानी हमें पैसा नहीं देते तो हम लोग किस पैसे से चुनाव लड़े? अरे भाई, इसका मतलब आपने वोटर्स पार्टी का सिस्टम नहीं समझा। समझने की कोशिश करो। कोई आदमी क्रिकेट खेलता है और आप पहलवानी करते हो, तो पहलवानी करने वाला आदमी, कुश्ती लड़ने वाला, सबसे जो टॉप क्रिकेटर है उसको पटक सकता है, उसको परास्त कर सकता है। लेकिन आप क्रिकेट खेलने के लिए बल्ला उठा लोगे तो क्लीन बोल्ड हो जाओगे। इसलिए वोटरों की पार्टी अलग मैदान में खेल खेलेगी और नेताओं की पार्टी अलग मैदान में खेल खेलेगी। ये दो खेल हैं, एक खेल नहीं है। ये वोटरों वाला खेल खेलो। नेताओं की पार्टियां, उसके नेता जनता को जाके कहते हैं भाइयों वोट दो, इलेक्शन आ गया वोट दो, अपनी जाति के नाम पर दो, अपने धर्म के नाम पर दो, अपने देश के नाम पर दो, अपने क्षेत्र के नाम पर दो, वोट दो। मतलब तुम्हारी जाति का नेता अमीर बनाने के लिए दो, तुम्हारे धर्म के नेता को अमीर बनाने के लिए वोट दो, अपने क्षेत्र के नेता को अमीर बनाने के लिए वोट दो, अपने नेता को अमीर बनाने के लिए वोट दो। ये नेता पार्टी के लोग कहते हैं, लेकिन वोटर्स पार्टी के लोग ऐसा नहीं कहते। वोटर्स पार्टी के लोग कहते हैं कि आप अपने को अमीर बनने के लिए वोट दो, आप खुद अमीर बनो। जब हम जनता को अमीर बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं तो पैसा खर्चा करने की जरूरत कहां है? और जिसका मुकदमा है, वकील की फीस तो वही देगा ना कि पड़ोसी देगा। अगर आपके खेत का मुकदमा चल रहा है, आपके लड़ाई झगड़े का मुकदमा चल रहा है, तो क्या पड़ोसी वकील
को फीस देगा। अगर मुकदमा आपका है तो फीस भी आपको देना पड़ेगा। ये वोटरों की पार्टी वोटरों का मुकदमा लड़ रही है, इसलिए टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी फीस नहीं देंगे। इस पार्टी को फीस देंगे वोटर। हर महीना 10 रुपया दो, 50 रुपया दो, 100 रुपया दो, लेकिन कसम खाओ कि दो। और जिस दिन कसम खाओगे तो तुम्हारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा, बच्चे गुलामी से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप ये सोचते हो कि वोट आप दो और नोट अंबानी देंगे, तब तक आपकी गुलामी जाने वाली नहीं है। वकील भी आपका, मुकदमा भी आपका, फीस भी आपकी। तभी जाके ये आर्थिक गुलामी जाएगी आपके घरों में, तब बिल्डिंग बनेगी, तब आपके घर में गाड़ी मोटर आएगी, तब बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ने जाएंगे, तब बढ़िया खाना पीना खाएंगे और 40 साल में बुढ़े दिखाई नहीं पड़ेंगे। इसलिए जरूरी है कि वोट भी दीजिए, नोट भी दीजिए। यह वोटरशिप का मामला पहले हमने जनता के बीच उठाया, जनता को जनजागरण किया। पब्लिक ने कहा कि गांधी जी, विश्वात्मा जी, ये बताओ कि इतना बड़ा देश है, कब तक पब्लिक को समझाओगे? आप संसद में जाओ, पार्लियामेंट के लोगों को समझाओ। मैं गया, 137 सांसदों ने लिखित में नोटिस दिया संसद में, लोकसभा के, राज्यसभा को, और सैकड़ों सांसदों ने समर्थन किया। इस पर यूनियन बनी सांसदों की, स्टैंडिंग कमेटी में बात गई, कमेटी ने, आईएएस अधिकारियों की कमेटी ने विचार किया, 2011 में मंजूर कर लिया, तब भी वोटरशिप लागू नहीं किया ये नेता पार्टी वालों ने। और ये कहे कि भरत गांधी, ये विश्वात्मा जी अपनी पार्टी बनाएं, अपने सांसद जिता के लाएं और कानून बनाएं। तब हमने कहा भाई चलो ठीक है, अपनी पार्टी बनाते हैं। जब हम पार्टी बना लिए तब क्या कहते हैं भरत गांधी की हत्या करवा दो। इन्होंने कितनी बार मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया कि भरत गांधी मर जाए। अब मेरी मारने की तैयारी शुरू हो गई। अभी मैं नागालैंड में गया तो जबरदस्ती मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और 5 महीने जेल में रखा गया। और जेल में ऐसे ही नहीं, मुकदमा नहीं चलने दिया, किसी वकील को अदालत तक पहुंचने नहीं दिया, जो पैरवी करने गया उसका अपहरण कर लिया, यानी अदालती कार्यवाही चलने ही नहीं दी। ये ज्यादती। आप कहते हो कि हम वोटरों के लिए काम कर रहे हैं, ये वोटरों की सरकार है, ये वोटरों की संसद है। अगर वोटरों की है तो आपको वोटरों से इतनी दुश्मनी क्यों है? आप वोटरों से इतना परहेज क्यों है? आप लाखों रुपया वेतन लेते हो, भत्ते लेते हो, हवाई जहाज से घूमते हो, वोटर को 6,000 8,000 रुपया देने में आपकी नानी क्यों मर रही है? इसका मतलब यह है कि आपकी नियति खराब है। आप कहते जरूर हो कि यह वोटरों की संसद है, लेकिन यह संसद वोटरों की है नहीं। आप कहते जरूर है कि वोटरों की सरकार है, लेकिन यह सरकार वोटरों की है नहीं। यह बात अब तो सबूतों के साथ सामने आ चुकी है। इसलिए हम हारने वाले नहीं हैं, न डरने वाले हैं। न आपकी जेल से डरेंगे, न आप हत्या करोगे, मारोगे, तो हम उससे भी डरने वाले नहीं हैं। लाखों विश्वात्मा पैदा होंगे, एक विश्वात्मा मारा जाएगा। इसलिए अब ये आंदोलन, ये लड़ाई आगे बढ़ चुकी है। अब दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। एक बात और समझिए कि नागालैंड की जेल में जब हमें भेजा गया तो बिना कारण के, हमारे ऊपर कोई शिकायत नहीं थी, कोई कंप्लेंट नहीं थी, पुलिस ने ऐसे पकड़ लिया, कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, धोखा दे के बुलाए और मुकदमा दर्ज कर लिए। मुकदमे में क्या, हमारी ब्रीफकेस में जो कुछ भी कागज था वही सबूत के रूप में लगा दिए। बहुत लोगों को गलतफहमी है कि यह मामला आरडीआर के कारण है। भाई, आरडीआर एक रोजगार की लड़ाई है। आरडीआर का मतलब यह है कि जो काम करेगा वो पैसा पाएगा। अगर सरकारी कर्मचारी काम करता है, उसको वेतन मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा।
तो फिर ये जो पॉलिटिकल पार्टियों में काम करते हैं, ये सामाजिक संगठनों में काम करते हैं, इन लोगों के काम के बदले भी पैसा मिलेगा। और इसी लड़ाई को आरडीआर की लड़ाई कहते हैं। आखिर सरकारी कर्मचारी काम करे तो वो काम है, उसके बदले पैसा मिलेगा। अगर कंपनी मिल कारखाने के लोग काम करें तो वो काम है, उसके बदले पैसा मिलेगा। लेकिन राजनीतिक पार्टी वाले लोग, सामाजिक संगठन के लोग, ये एनजीओ के लोग काम करें तो पैसा क्यों नहीं मिलेगा? वो काम क्यों नहीं है? जब सरकार में काम नहीं है, नौकरी नहीं है, बाजार में नौकरी नहीं है, बाजार में काम नहीं है, तो हम आखिर समाज के काम में अगर लोगों को रोजगार दे रहे हैं और हम ये कह रहे हैं उनके काम के बदले सरकार भुगतान करे, और हम उनके काम का प्रमाण पत्र दे रहे हैं जिसको हम आरडीआर कहते हैं, अभी तो देना शुरू भी नहीं किया है, अभी तो हम उसका नमूना दे रहे हैं, नमूना प्रचार करने के लिए। इसी पर आप चिल्लाने लग गए। मामला अदालत में विचाराधीन है। बहुत अच्छी बात है कि यह बात अदालत में गई, इस पर पूरा बहस होना चाहिए कि क्या सामाजिक काम करने वालों को फ्री में काम करना चाहिए, क्या राजनीतिक पार्टियों में काम करने वालों को फ्री में काम करना चाहिए, उनको कोई पैसा नहीं मिलना चाहिए। हम कहते हैं मिलना चाहिए। ये हमारी जिंदगी की अंतिम सांस तक की लड़ाई रहेगी कि जो लोग बाजार से धक्का मार के निकाल दिए गए, जो लोग सरकार से निकाल दिए गए, वो सामाजिक क्षेत्र में, सोशल सेक्टर में काम करेंगे और उनको आरडीआर मिलेगा और उसके बदले सरकार को पेमेंट करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए आरडीआर आंदोलन को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं और न डरने वाले हैं। आप गिरफ्तार कराओ, सबको गिरफ्तार कराओ, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। वोटर्स पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इतना ट्रेनिंग ले चुका है, इतना हिम्मत है उसके पास कि वो पुलिस से डरने वाला नहीं है। वो पुलिस से लड़ेगा, वो पुलिस के हर जुल्म से लड़ेगा और इसके लड़ने की तैयारी चल रही है। अब तो आगे ट्रेनिंग में हर व्यक्ति को पुलिस के जुल्म से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाएगी, हर व्यक्ति को दी जाएगी। इसलिए हमारी गिरफ्तारी का कारण आरडीआर नहीं था। हमारी गिरफ्तारी का कारण क्या है वो तो अदालत बताएगी। या हमारी गिरफ्तारी का कारण क्या है, ये कोई संसदीय समिति बने, पार्लियामेंट्री कमेटी बने, सर्वदलीय समिति बने, जांच करे तो पता चलेगा, और कोई कारण पता नहीं चलेगा। क्योंकि जिन लोगों ने हमारे मुकदमे की पैरवी करने के लिए नागालैंड गए, उन नागालैंड जाने वालों को अपहरण कर लिया अपराधियों ने, और अपहरण करने के बाद उनको छुड़ाने के लिए पुलिस ने कुछ नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं किया। प्रदेश सरकार को, देश की सरकार को, केंद्र सरकार को, सबको चिट्ठी लिखी गई कि भाई इसमें मदद करो, मदद करो, ये किडनैप हो गए हैं, इनको निकालो। किसी ने कुछ नहीं किया। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार की एजेंसी भी निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी, प्रदेश सरकार की एजेंसी भी निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी इन लोगों का अपहरण क्यों किया गया था नागालैंड में। ये जांच केवल संसदीय समिति कर पाएगी जब कभी भी बने, लेकिन प्रदेश और देश की सरकार से, उनकी एजेंसियों से किसी निष्पक्ष जांच की कोई उम्मीद नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई जब पार्टी के मुखिया ही जेल चले गए तो और कार्यकर्ताओं का क्या होगा। अरे भाई बहुत अच्छा हुआ कि पार्टी के मुखिया जेल में गए, मैं जेल में गया, बहुत अच्छा हुआ। आप जेल में जाते तो हमारे लिए तकलीफ होती, आपको जेल से बाहर निकालने के लिए हमें तकलीफ होती ज्यादा। हम तो जेल में गए, किताब लिखना शुरू कर दी, हमने किताब लिखी, 2 किताब लिखी, जेल कैसे आराम से काटा जाए, जेल में क्या सुधार किया जाए। एक किताब ये लिखा और दूसरी किताब ये लिखा कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, मालदीव, इन सभी देशों को जोड़ करके एक संसद कैसे बनाई जाए, एक सरकार कैसे बनाई जाए, एक नोट कैसे बनाई जाए, एक सेना कैसे बनाई जाए, एक पुलिस कैसे बनाई जाए, एक अदालत कैसे बनाई जाए। ये बात लिखी एक किताब। हमने तो जाके वहां किताब लिखा, आप जाते तो किताब ना लिखते,
अब हमने जो किताब लिखा है, अब जब आप जेल जाइए तो वो किताब पढ़िए, आपके पढ़ने के लिए किताब तैयार कर दिया। इसलिए जेल से डरने की जरूरत नहीं है, ये तो भगवान की कृपा है कि मुझे ही भेजा। और आप लोगों ने मेरे लिए जो इबादत किया, जो पूजा किया, जो प्रार्थना किया, जो तपस्या किया, जो व्रत किया, इस वजह से मेरी हत्या की कोशिश नाकाम हो गई। भगवान ने हमें बचाया। इसलिए भगवान कुछ काम कराना चाहता है, ईश्वर कुछ कराना चाहता है। आप ये कहते हैं कि जिसने विश्वात्मा की गिरफ्तारी कराई उसको सजा मिलनी चाहिए। अरे भाई, क्यों सजा देते हो? सजा क्यों देते हो? जो गिरफ्तारी कराया वो भी अज्ञानी है, वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है और इसके क्या परिणाम होंगे। अगर परिणामों का ज्ञान उसको होता तो वो हमारी गिरफ्तारी कराता ही नहीं। लेकिन मैं श्राप देता हूं, जो भी दोषी है हम उसको केवल श्राप देते हैं। आप भी श्राप दो। श्राप की आवाज सीधे ईश्वर तक पहुंचती है, प्रभु तक पहुंचती है, वह काम कर देगी। सजा देने की कोशिश मत करिए, क्योंकि सजा देने में आपका वक्त बर्बाद होगा। हमारा वक्त कीमती है, हम प्रतिक्रिया में अपनी कोई काम नहीं करेंगे, अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। एक और मसला है कि वोटरशिप कानून कब तक बने? जब तक बने। हमने तो पूरी जिंदगी दी है वोटरशिप कानून बनाने के लिए। हमने तो पूरी जिंदगी खूंटी पर टांगी है। पढ़ाई छोड़ी, लिखाई छोड़ी, घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, शादी छोड़ा, विवाह छोड़ा। आज सबके बैंक में खाते हैं, मेरे नहीं, सबके। हमने सब कुछ छोड़ा, सब कुछ त्यागा कि कम से कम अभी भी आप विश्वास कर लें कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है। लेकिन अभी भी देश में बहुत कम लोगों को मालूम है कि वोटरशिप क्या है और उनके अधिकार क्या है। उन लोगों तक बात पहुंचाने में वक्त लगेगा और हमें धैर्य के साथ उस वक्त का इंतजार करना होगा। चुनाव जीतना हमारे लिए कीमती है। अगर हम चुनाव नहीं जीतेंगे तो यह हमारी हत्या करा देगा। चुनाव जीतना इसलिए जरूरी है कि हमारी सुरक्षा, हमारे कार्यकर्ताओं की सुरक्षा चुनाव जीतने से होगी। जब तक पुलिस अपने हाथ में नहीं आएगी, सुरक्षा नहीं हो पाएगी। क्योंकि नागालैंड की घटना से यह पता चल चुका है कि वोटरशिप के विरोधी अब वोटरशिप के लिए काम करने वालों की हत्या कराना चाहते हैं। उनकी नीयत खराब हो चुकी है, इसके सबूत मिल चुके हैं। इसलिए लड़ाई लंबी है। इस लंबी लड़ाई में धैर्य खोने की जरूरत नहीं है। मैं तो नहीं खोऊंगा। आपको भी कहता हूं कि हम अपना हक लेके रहेंगे। अगर हमारे मुकदमे का फैसला 5 साल में ना हुआ तो क्या मुकदमा लड़ना बंद कर देंगे? मुकदमा 10 साल चलेगा तो 10 साल लड़ेंगे। मुकदमा 20 साल चलेगा तो 20 साल लड़ेंगे। जब तक मेरा हक नहीं मिल जाता, मुकदमा तब तक लड़ेगा। वोटरशिप का कानून बनना शुरू हो गया है। जो 1 रुपया देने के लिए सरकार तैयार नहीं थी, वो 500 रुपया देना शुरू कर चुकी है। फूड सिक्योरिटी बिल लागू हो चुका है। 25 किलो अनाज लोगों को फ्री में लगभग मिल रहा है। जनधन योजना चालू हो चुकी है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय में मंजूर हो चुका है। न्याय योजना के नाम से कुछ पार्टियां प्रचार कर रही हैं कि वो साल भर में 6000 देगी। शुरू हो गया है। आपको अपनी हिम्मत बनाए रखना है और दूध जो उबल रहा था, लकड़ी लगाए रखना है। अगर दूध नहीं उबला, लकड़ी निकाल लिया तो दूध ठंडा हो जाएगा। दूध को गर्म बनाए रखना। हम लोग एक दिन जरूर कामयाब होंगे। आसाम और बिहार के लोग हर साल पानी में डूबते हैं।
बाढ़ आती है, उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, उनके जानवर मर जाते हैं, उनके घर गिर जाते हैं, लेकिन सरकार घड़ियां में आंसू बहाती है। बड़े बड़े शहरों के लिए पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जब आसाम की बात आएगी तो खजाना खत्म हो जाता है। जब बिहार की बात आएगी तो खजाना खत्म हो जाता है। यह सौतेला बर्ताव केंद्र सरकार कब से कर रही है। वोट तो ले लेते हैं, लेकिन पानी में डूबकर मरने देते हैं आसाम के लोगों को, बिहार के लोगों को। इसलिए वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल ने तय किया है कि आसाम में और बाढ़ की समस्या, आसाम बिहार में बाढ़ की समस्या को खत्म करके रहेगी। इसके लिए चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े वो वोटर्स पार्टी खर्च करेगी, लेकिन आसाम के लोगों को और बिहार के लोगों को पानी में डूबकर मरने से वोटर्स पार्टी बचाएगी। इसके लिए जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। एनआरसी का मामला, ये सदस्य कहते थे कि हम एनआरसी बनाएंगे, हम नागरिकों का रजिस्टर बनाएंगे। हम पहले भी कहते थे कि फालतू की बात है, ये इनकी नियति ठीक नहीं है, इनकी नियति खराब है। अब तो आप प्रमाणित हो गया कि इनकी नियति खराब थी। ये आपके विकास को रोकना चाहते थे। आपका ध्यान रोजगार में न जाए, आपका ध्यान नौकरी में न जाए, आपका ध्यान भटकाने के लिए ये एनआरसी की तरफ आपको लेके गए थे। अब क्या हुआ? अरबों रुपया पैसा जनता का बर्बाद कर दिया एनआरसी के सर्वे के नाम पर। इतने कागज इकट्ठा किए टनों, और अब उस कागज का क्या हो रहा है? कुछ नहीं। ये तो हमने पहले ही कहा था कि ये बेकार की एक्सरसाइज है। सही बात यह है, आज दुनिया एक हो रही है। अगर बांग्लादेश वाले इंडिया में आ गए तो हमें एनआरसी की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि बांग्लादेश का बॉर्डर खोला जाए और इंडिया वाले बांग्लादेश में जाए। सभी देशों के बॉर्डर खोले जाए। इसका यह समाधान नहीं है कि बांग्लादेश वालों को आप बांग्लादेश भेज दोगे, वो रहेंगे यहीं। दुनिया के कानून हैं, अगर बांग्लादेश की सरकार किसी को वापस नहीं लेगी तो आप तय कर लेंगे कि ये बांग्लादेश के लोग हैं, ये नेपाल के लोग हैं, ये पाकिस्तान के लोग हैं, ये श्रीलंका के लोग हैं, ये बर्मा के लोग हैं। आप उनके नाम पहचान लेंगे तब भी वो यहीं रहेंगे। फिर पहचान के क्या फायदा? हम ये कहते हैं, हमारी पार्टी ये कहती है कि ये जो बॉर्डर हैं खोले जाए। आज अमीर आदमी को पूरी दुनिया में जाने की आजादी है। वो अमेरिका जाए, जापान जाए, जर्मनी जाए, चीन जाए, लंदन जाए, पूरी दुनिया में अमीरों को जाने की आजादी है। उनको धंधा बिजनेस करने की आजादी है, शादी करने की आजादी है, नौकरी करने की आजादी है, पढ़ने लिखने की आजादी है। तो ये आजादी गरीबों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये जो साइकिल मोटरसाइकिल पे चलते हैं, ये अपने बच्चों को दूसरे देश में क्यों ना पढ़ाएं, दूसरे देश में घूमने क्यों ना जाएं, दूसरे देश में धंधा बिजनेस करने क्यों ना जाएं, नौकरी करने क्यों ना जाएं, शादी विवाह करने क्यों ना जाएं? आप रोकने वाले कौन होते हैं? इसलिए वोटर्स पार्टी एनआरसी की बात को फालतू मानती है। हम और बड़ी एनआरसी लेके आएंगे, सुपर एनआरसी। हम ये कहते हैं कि जिस तरह से गैट की संधि हुई, एक समझौता दुनिया भर में हुआ कि ये माल को फ्री कर दो, ये जूता, कपड़ा, अनाज पूरी दुनिया में जाए आए फ्री कर दो, जांच पड़ताल बंद कर दो, टैक्स लगाना बंद कर दो। हम ये कहते हैं नागरिकों को भी आजाद कर दो। जब जूता आजाद हो गया, पूरी दुनिया में घूम रहा है, तो इंसान को भी आजाद कर दो। अगर बांग्लादेश के लोग इंडिया में आ गए तो इंडिया के लोगों को आजादी दो कि बांग्लादेश में जाएं, इंडिया के लोगों को आजादी दो कि बर्मा में जाएं, इंडिया के लोगों को आजादी दो कि पाकिस्तान में जाएं, इंडिया के लोगों को आजादी दो दूसरे देश में जाएं।
जब अमीर लोग पूरी दुनिया में आ जा सकते हैं तो गरीब लोगों पर बंदिश क्यों लगाई गई है? और यह बंदिश का समर्थन करने वाला हर व्यक्ति गरीब विरोधी है। आज यूरोप में 27 देश, जर्मनी, हॉलैंड, पोलैंड, फ्रांस, तुर्की, तमाम देश मिलकर के एक यूनियन बना लिए, एक होमलैंड बना लिए, एक सरकार बना लिए, एक सेना बना ली, एक नोट बना ली। जब 27 देश एक बना सकते हैं तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान तो कल तक एक ही थे, ये क्यों एक नहीं हो सकते? जो लोग इस एकता के विरोधी हैं, वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल उनकी विरोधी है। हम इन सभी पड़ोसी देशों को एक करके रहेंगे, इनकी एक वतन बनाएंगे, एक यूनियन बनाएंगे, एक सरकार बनाएंगे, एक संसद बनाएंगे, एक अदालत बनाएंगे, एक सेना बनाएंगे, एक नोट बनाएंगे। और ये जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई है, ये भारत चीन की लड़ाई है, ये जो रोजाना लड़ाई झगड़े के नाम पर हथियार खरीदे जाते हैं, ये लड़ाई, ये झगड़े अदालत से निपटेंगे। जब उत्तर प्रदेश और दिल्ली का झगड़ा सुप्रीम कोर्ट से निपटता है तो इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा एक सुपर कोर्ट से क्यों नहीं निपटना चाहिए? भारत और चीन के सीमा का झगड़ा एक अदालत से क्यों नहीं निपटना चाहिए? युद्ध क्यों होना चाहिए? जो लोग इस बारे में युद्ध के समर्थक हैं, हम उनका विरोध करेंगे और युद्ध का खर्चा वही दे, हमारी जेब से नहीं जाएगा खर्चा। गरीबों की रोटी छीन कर, उनके कपड़े उतरवाकर, उनका मकान बेचकर आप युद्ध लड़ेंगे? हम इस बात के सख्त विरोधी हैं और आगे भी विरोध करते रहेंगे। चाहे हमें सैकड़ों बार जेल में डालिए, हमारी हत्या करा दीजिए, लेकिन हम अपनी आवाज बंद करने वाले नहीं हैं। एक दिन हम अपने अखंड भारत को लेकर के रहेंगे। जो अखंड भारत टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिया गया है, उस अखंड भारत को हम फिर से वापस हासिल करेंगे। हम समृद्ध होंगे, लड़ाई झगड़े का पैसा बचेगा, वोटरशिप की रकम 6,000 से बढ़कर के 15,000 हो जाएगी। जिनको नहीं मंजूर है एकता, वो अपने अपने देश के नागरिक बने रहे। जिनको ये एकता मंजूर है, वो लोग अपने वतन के नागरिक हो जाएंगे, सभी देशों के साझे नागरिक हो जाएंगे। ये लड़ाई हमारी चल रही है, ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और इस लड़ाई की चोरी और भी आने वाले दिन में कसी जाएगी। आप भी इस लड़ाई के लिए अपनी कमर कस लीजिए। आज कोरोना का टाइम आया। इस कोरोना के टाइम पर ऐसा लगता है कि लोग भूखमरी में आ जाए। देश की आर्थिक हालत खराब हो गई है, देश में पैसा नहीं है, पैदावार नहीं हो रही, मिल कारखाने बंद हो गए हैं, दुकानें चल नहीं रही है, बिक्री हो नहीं रही है, भयंकर मंदी है। सरकार कह रही है मेरे पास पैसा नहीं है। देश की हालत इतनी खराब है कि भूखमरी की नौबत है। आने वाले दिन में हो सकता है भूखमरी आ जाए, लेकिन भाई मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस भारत की भी अपनी एक आत्मा है। जब बुरे दिन आते हैं तो इस भारत की आत्मा अपने आप प्रकट होकर के इस भारत को बचाती है। हमें उस आत्मा पर पूरा भरोसा है कि जो ग्रह, बुरे ग्रह लग गए हैं भारत के ऊपर, उस ग्रह को वो भारत की आत्मा निकल कर काट देगी। लेकिन ये मत समझना कि अमेरिका में एक राष्ट्रपति बन गया है हमारे प्रधानमंत्री का दुश्मन। प्रधानमंत्री का दुश्मन अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया है। बहुत लोग डर गए, अमेरिका भारत के लिए खतरा बन जाएगा। बहुत लोग इस बात के लिए बड़े खुश हो रहे हैं कि भारतीय मूल की एक महिला वहां की उपराष्ट्रपति बन रही है। ध्यान देना, वो अलग देश है, भारत अलग देश है। वहां का इलेक्शन होता है, हमारे देश में ऐसे चर्चा हो रही है कि हमारे देश का राष्ट्रपति बन रहा है। भारत का इलेक्शन होता है तो क्या अमेरिका में इतना ज्यादा बहस होती है, इतना खबर दिखाई जाती है? नहीं दिखाई जाती, नहीं दिखाई जाती।
इसका मतलब आपका दिमाग गुलामी का शिकार है। जो लोग अमेरिका के चुनाव को इतना महत्व देते हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति को इतना महत्व देते हैं कि भारत का बिगाड़ सकता है, बना सकता है, वो दिमाग से गुलाम है, गुलाम। ऐसे गुलामों से बहुत उम्मीद मत करिए। यहां की मीडिया इसी तरह चिल्ला रही है जैसे अपने देश का चुनाव चल रहा हो, जैसे जो राष्ट्रपति जीता है अपने देश का है। भारत के चुनाव की अमेरिका वाले परवाह नहीं करते, लेकिन अमेरिका के चुनाव की एक एक छोटी छोटी खबर भी भारत के अखबारों में छपती है, टीवी चैनलों में आती है, और सरकार कोई दखल नहीं देती इसमें। यह एक अच्छा संकेत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो अमेरिका में जीती है, अगर वो भारत के लिए अच्छा करेंगे तो हम धन्यवाद देंगे, लेकिन भारत के लिए बुरा करेंगे, अगर हमारे प्रधानमंत्री के दुश्मन होने के नाते अगर भारत के ऊपर आंखें उठाएंगे, भारत का नुकसान करेंगे, तो हम सब लोग अमेरिका से लड़ने के लिए भी तैयार होंगे। हम डरने वाले अमेरिका से भी नहीं है। इसलिए आप इस बात की चिंता छोड़ दो कि अमेरिका का नया राष्ट्रपति बना है तो क्या करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति तो अपने देश में कुछ नहीं कर सकता, उसकी पावर ही बहुत कम है, वो क्या कर लेगा। दुनिया की बहुत बड़ी सिस्टम है, वो सिस्टम काम करता है, हालांकि वो सिस्टम ठीक नहीं है। ये दुनिया का सिस्टम भी बदलने की जरूरत है। आज की जो विश्व व्यवस्था है वो अत्याचार पर खड़ी है, वो जुल्म पर खड़ी है, वो लोकतंत्र विरोधी है। दुनिया के 5 देशों के राष्ट्रपति पूरे विश्व के भाग्य का फैसला करते हैं। ये क्यों होना चाहिए? केवल 5 देशों के लोग, 5 देशों के राष्ट्रपति पूरी दुनिया के भाग्य का फैसला क्यों करने चाहिए? इसलिए दुनिया में लोकतंत्र नहीं चल रहा, दुनिया के स्तर पर कानून का राज नहीं चल रहा, दुनिया के स्तर पर न्याय नहीं है, दुनिया के स्तर पर जंगल राज है। दुनिया के स्तर पर लोकतंत्र लाना वोटर्स पार्टी का काम है। दुनिया के स्तर पर न्याय कायम करना विश्व परिवर्तन मिशन का काम है। पूरी दुनिया पर कानून का राज कायम करना यह विश्व परिवर्तन मिशन से जुड़े सभी पार्टियों और सभी संगठनों का काम है। यह काम हम करें। आज लोगों के मन पर टेलीविजन का असर है। मुझे याद है 1994 की बात, टेलीविजन वालों ने खबर दिखाना शुरू किया, कहा कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। अब मैंने देखा लाइन लग गई, गणेश जी तो दूध पिलाने लगे। अब अगले दिन बोले अरे नहीं, दूध नहीं पी रहे। यानी टेलीविजन वाले कह दे तो गणेश जी को दूध पिलाने लग जाए। टेलीविजन वाले कह दे कि आदमी बहुत महान है तो उसको महान मानो। टेलीविजन वाले रावण को राम बता दे तो लोग रावण की पूजा करने लग जाएंगे। टेलीविजन वाले राम को रावण बता दे तो लोग राम को जूते मारने लग जाएंगे। ये टेलीविजन वालों के हाथ में देश की जनता की दिमाग का रिमोट चला गया। जैसे आप टेलीविजन के चैनल बदलते हो, इसी तरह टीवी चैनल वाले आपके दिमाग का चैनल बदलते हैं। अब आप समझ नहीं पाते, इसलिए पूरा लोकतंत्र नहीं रहा, यह मीडिया तंत्र हो गया, यह टीवी तंत्र हो गया, यह लोकतंत्र नहीं है। अब टेलीविजन से तय होता है कि किसको वोट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। अब टेलीविजन से तय होता है। इसलिए टेलीविजन वाले कहते हैं अन्ना महान, अन्ना बहुत ताकतवर हैं, बहुत बढ़िया हैं, जन लोकपाल से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो लोग अन्ना की पूजा शुरू कर देंगे। अब जन लोकपाल बिना पढ़े आरती उतारने लग जाएंगे कि जन लोकपाल बढ़िया ही होगा। टेलीविजन वालों ने कह दिया, और टेलीविजन वालों ने भी नहीं पढ़ा, उन्होंने भी नहीं पढ़ा कि जन लोकपाल क्या है। अन्ना की उन्होंने आरती उतारना बंद कर दी, अब सबने बंद कर दिया। मतलब यह है कि टेलीविजन वालों का असर इतना है लोगों के दिमाग पर कि अगर टेलीविजन वाले कहें कि अमावस्या की रात में 8 बजे एक बहुत बढ़िया पुण्य तिथि आ रही है, उस तिथि पर अगर आप चाकू ले लो और अपने पेट में डाल लो, सभी लोग चाकू लेकर अपने पेट में डाल लो, 1 इंच डालोगे तो आपकी गठिया बीमारी ठीक हो जाएगी।
अब अगर 2 इंच चाकू डाल लिया तो ब्लड प्रेशर कभी होगा ही नहीं। अब 3 इंच डाल दिया तो शुगर की बीमारी आप तो छोड़ो, आपके आने वाली पीढ़ियों की भी शुगर की बीमारी ना होगी। अब अगर 5 इंच डाल लिया ना चाकू, तब तो समझो पेट की कोई बीमारी कभी पैदा ही नहीं होगी, लीवर की कोई बीमारी नहीं होगी। अब आपकी उम्र बढ़ जाएगी, जवान रहेंगे। टेलीविजन वाले ये कहना शुरू कर दें तो हमारे देश में करोड़ों आदमी हैं अपने किचन से चाकू उठा के अपने पेट में डाल लें। इसलिए आप लोगों के दिमाग में एक बात रहती है कि देश में लॉकडाउन क्यों कर दिया गया भाई? जब कोरोना नहीं था तो पूरा देश बंद, ट्रेन बंद, बस बंद, सब कुछ बंद हो गया, मिल बंद, कारखाना बंद, सब कुछ ठप हो गया। और जब कोरोना चारों तरफ फैल गया, जब लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में कोरोना आ गया तो सब खुल गया। ये कहां की समझदारी है? आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री ने यह क्या किया कि जब कोरोना नहीं था तो सब बंद कर दिया और जब कोरोना फैल गया तो सब खोल दिया। ये क्या है? ये सवाल आपके दिमाग में इसलिए पैदा हो रहा है कि आप देश के प्रधानमंत्रियों को बुद्धिमान मानते हो। प्रधानमंत्री बुद्धिमान होता ही नहीं, कोई नहीं होता, जुआड़ू होता है, जुआड़ू। जुआड़ू लोग प्रधानमंत्री बनते हैं। जो टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी जिनको आशीर्वाद देते वो प्रधानमंत्री बनता है। जिनको टेलीविजन वाले महान 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 बताने लगे वो प्रधानमंत्री बनता है, वो मुख्यमंत्री बनता है। वो अपनी काबिलियत पर प्रधानमंत्री नहीं बनता, मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये टेलीविजन वालों का चमत्कार है, उनका आशीर्वाद है। ये जनता भी नहीं बनाती है। इसलिए लॉकडाउन होगा कि नहीं होगा, अरे जितनी बुद्धि आपके पास है उतनी बुद्धि प्रधानमंत्री के पास है। उसे भी कहां पता था कि यह कोरोना क्या होता है? आज भी यह सवाल उठ रहा है कि कोरोना होता है कि नहीं होता है। ये कोरोना क्या हो गया? भगवान हो गया। जैसे भगवान होता है कि नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं जी भगवान होता है, कुछ लोग कहते हैं जी भगवान नहीं होता। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कोरोना होता है और कुछ दूसरे लोग कहते हैं कोरोना नहीं होता, कोरोना नहीं होता। भाई देखो, आप पूछोगे विश्वात्मा जी आप क्या कहते हो को कोरोना है कि नहीं है? मैं कहता हूं कोरोना है। कोरोना है, लेकिन वो एक ऐसा कीड़ा है, ऐसा वायरस है, वो केवल उन्हीं के फेफड़े को छेदता है, उन्हीं के फेफड़े में घुसता है जो आराम से बैठे रहते हैं, अपने फेफड़े को काम नहीं देते, जो फावड़ा चलाते हैं, कुदाल चलाते हैं, मिल कारखाने में काम करते हैं, दौड़ते हैं। कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कोरोना उन्हीं का बिगाड़ सकता है जिनको फेफड़े में तकलीफ है, बीमारी है, पहले से है, चाहे गांव के हो या शहर, पहले से है। जिनको फेफड़े की बीमारी है, पहले से है, कोरोना उसी को मारेगा, बाकी किसी को कोरोना मार नहीं सकता। आने वाले दिन में वैक्सीन लगने वाली है, इसका दवाई आने वाली है। अब ये बात आ रही हम तो दवाई लगाएंगे और नहीं लगाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम एक प्रदेश में फ्री में लगवाएंगे, बिहार। और प्रदेशों वाले कहां जाएंगे? पाकिस्तान के पास जाएंगे कि चीन के पास जाएंगे कि भाई मुझे दवाई दो कोरोना की, पैसा नहीं। भाई कोरोना की दवाई आएगी, फेफड़े की तकलीफ हो तो जरूर लगवा लेना, और फेफड़े की तकलीफ ना हो तो थोड़े दिन रुक जाना, सस्ती हो जाए तो लगवा ले। पहले आएगी महंगी होगी, मत लगवा। जब सस्ती हो जाए तो लगवा लेना, और सरकार फ्री में दे तो लगवा लेना। कुछ लोग कहते हैं तो नसबंदी हो जाएगी। ये कोरोना की दवाई इंजेक्शन जिसकी शरीर में लगेगी ना, उसके बच्चे पैदा ना होंगे, इसलिए लगवाना मत। ये केवल अफवाह है, अफवाह। इन अफवाहों पर ध्यान मत देना। पहले जब प्लेग के बारे में जब वैक्सीन आई, दवाई आई, तब भी ऐसे अफवाह उड़ाई गई थी। ऐसी वो अफवाह उड़ती रहती है, उन पर ध्यान मत देना। लेकिन फालतू घर का पैसा भी बर्बाद मत करना। सरकार फ्री में लगवा दे तो लगवा, हम तो लगवा लेंगे।
फ्री में। लेकिन जब 10,000 की वैक्सीन देंगे तो हम भी ना लगवाएं, जब सस्ती हो जाए तो लगवा दें। हमारी पार्टी के लोग, हमारे मिशन के लोग इसी नीति पर चलेंगे। बहुत लोग आजकल एक बात कह रहे हैं कि भाई गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारी पार्टियों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। चलो इकट्ठा हो जाओ, क्या करोगे? भारतीय जनता पार्टी वाले देश बेच करके अरबपतियों को दे रहे हैं, आप क्या करोगे? नहीं दोगे? ये टेलीविजन बंद कर दोगे? क्या करोगे आप कोई योजना बताओ, हम तैयार हैं। लेकिन विपक्ष के दल जो भारतीय जनता पार्टी से दुखी हैं, वो कोई प्लान नहीं देते। हम करेंगे, भाजपा को हटाएंगे। अरे भाजपा को हटाना कोई काम है क्या? भाजपा को हटाना कोई काम नहीं है। आप ये बताओ कि भाजपा ये कर रही है, हम ये करेंगे, लिख के दो। और अगर आप ईमानदार हो तो जितने भाजपा को हटाने वाले हैं, एक लिखित संविधान पर हलफनामा दो, लिखित संविधान घोषित करो कि हाँ हमारा सिस्टम ये होगा, हम ये करेंगे, हमारा गठबंधन का ये उद्देश्य होगा, ये नीति होगी, ये सिस्टम होगा। बताओ, खाली भाजपा को हटाएंगे। भाजपा को हटाएंगे तो आप क्या दूध के धुले हैं? ये भाजपा वाले आपसे तो सीखे हैं। जो लोग आप जो कुछ 70 साल किए, भाजपा वाले वही सीख के थोड़ा चूड़ी बढ़ा दिए। आप छोटा भ्रष्टाचार करते थे, भाजपा वाले बड़ा करने लगे। आप पुलिस का छोटा इस्तेमाल, दुरुपयोग करते थे, वो इतना बड़ा करने लगे। आप संवैधानिक संस्थाओं को इतना नुकसान करते थे, 1 इंच का उन्होंने पूरा घूस ही मार दिया। बस आप जो करते थे, भाजपा ने उसको बढ़ा दिया। आप में चरित्रहीनता जितनी थी, भाजपा ज्यादा चरित्रहीन हो गई। आप जितने भ्रष्ट थे, भाजपा बड़ी भ्रष्ट हो गई। आप जितना देश बेच रहे थे, भाजपा ने ज्यादा बेचा। बस बढ़ा दिया। भाजपा ने और कुछ नया नहीं किया, बढ़ाया। इसलिए गलती तो आपकी है। आपने जो रास्ता दिखाया था, गलत रास्ता बनाया था, भारतीय जनता पार्टी उसी गलत रास्ते पर चल रही है। अब आप उस गलत रास्ते पर धीरे धीरे चलते थे, वो दौड़ रही है। आप चोरी करते थे, भाजपा डकैती कर रही है। बस फर्क कितने, लेकिन कर वही रही जो आप करते थे। आप गलत रास्ता बना दिए। अब भारतीय जनता पार्टी जो गलत रास्ता बना रही है, आने वाली सरकारें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी वही इस्तेमाल करेंगे। इसलिए घबराइए मत। किसी नए विकल्प की बात करिए। भारतीय जनता पार्टी को हटाना ना हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप देश के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? भ्रष्टाचार कैसे जाएगा? पूरी दुनिया, देश के गरीबों को, साइकिल मोटरसाइकिल वालों को पूरी दुनिया में आने जाने की आजादी कैसे मिलेगी? आज के बच्चे जो फेसबुक पर प्यार कर रहे हैं 2 देशों के, वो शादी करने में कामयाब कैसे होंगे? ये बताइए। इसका कोई जवाब हो तो गठबंधन बनाइए। अब इसका जवाब ना हो तो केवल भारतीय जनता पार्टी को हटाना कोई काम नहीं है। इंदिरा गांधी को हटाने के लिए सब एकजुट हुए थे, क्या निकला था उससे? कुछ निकला? कुछ नहीं निकला। इंदिरा हटाओ, देश बचाओ, इंदिरा हटाओ, हटा दिया इंदिरा को। फिर क्या हुआ? सब जितने नेता हटाए थे, कुर्ता फाड़ने लगे। इसलिए ये कुर्ता फाड़ने वाला गठबंधन नहीं बनना चाहिए। ये रहने दीजिए भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के जुर्म से तंग होकर के देश में क्रांति हो जाएगी। रहने दीजिए भारतीय जनता पार्टी को। वो जो जुल्म कर रही करने दीजिए। कुछ भगवान पर भी भरोसा करिए। जुल्म करने वाला हमेशा हमेशा नहीं होता। भारत की एक आत्मा है, उस पर भरोसा करिए। जब अति हो जाएगी तो वो आत्मा अपने आप सजा देगी। वो शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, थोड़ा उस पर भी भरोसा करिए। अपना दिमाग दूसरे के खिलाफ मत लगाइए, अपना दिमाग सृजन में लगाइए, कुछ बनाने पर लगाइए, कुछ खड़ा करने पर लगाइए। इसलिए हम तो भाई, व्यक्तिगत मेरी राय है कि सभी पार्टी वाले एकजुट जरूर हों, लेकिन अपना घोषणा पत्र तैयार करें, अपना संविधान तैयार करें, अपनी आचार संहिता तैयार करें, अपना उद्देश्य तैयार करें।
ये तैयार करें कि उनके बीच नेता कैसे पैदा होगा, ये तैयार करें, सिस्टम तैयार करें, तो हम मानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाए। अब अगर भारतीय जनता पार्टी भी उस सिस्टम में आ जाए, आने को तैयार हो, तो भारतीय जनता पार्टी को भी जगह दिया जाए। इसलिए हम ये मानते हैं कि जितने भी अलग अलग राजनीतिक पार्टी हैं, जितने अलग अलग विचार हैं, वो हमारे बच्चे। हम किस बच्चे को सही कहें, किस बच्चे को गलत कहें? कुछ बच्चे ज्यादा एरोगेंट होते हैं, ज्यादा बदतमीज होते हैं, तो क्या करें, गोली मार दें? ऐसा तो बाप नहीं कर सकता। इसलिए हम तो यह मानते हैं कि अलग अलग विचारधाराएं हैं, वो हमारे अलग अलग बच्चे हैं। कोई भगवान को मानता है, कोई भगवान को नहीं मानता, एक ही बाप के दो बेटे हैं, तो बाप क्या करे? क्या एक को मार डाले? जो भगवान को नहीं मानता, नास्तिक है, उस बेटे को मार डाले। जो भगवान को मानता है, उसको अज्ञानी कह के क्या सजा दे कि तेरे तो बुद्धि नहीं है? जिसको बुद्धि नहीं होती वही भगवान को मानते हैं, क्या उसको निर्बुद्धि कह करके दंडित करें? आखिर बेटे तो दोनों अपने हैं। इसलिए एक पिता के भाव की तरह देश को चलाओगे तो देश आगे बढ़ेगा, दुनिया में नाम करेगा, विश्व गुरु बन पाओगे, दुनिया को रास्ता में दे पाओगे। अब अगर प्रतिक्रिया में करोगे तो कुछ होने वाला नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लोग परेशान तो हैं, लेकिन कोई विकल्प नहीं है, किसके पास जाएं? मोदी का कोई विकल्प नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। अरे भाई, मोदी का कोई विकल्प नहीं है, यह कहना भारत का बहुत बड़ा अपमान है, इंसल्ट है। 132 करोड़ लोगों का देश है, आप कहते हैं विश्वात्मा का कोई विकल्प नहीं है, यह भी देश का अपमान है। इस देश में एक से एक प्रतिभाएं हैं, और एक दो संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में है, लाखों की संख्या में है। यह कहना कि मोदी का देश में कोई विकल्प नहीं है, यह भारत मां का सबसे बड़ा अपमान। इसका मतलब भारत मां की कोख में जितने बच्चे पैदा हुए सब नकार हुए, एक पैदा हुआ जो काबिल था। यह भारत मां की कोख पर अंगुली है, अंगुली, उसके ऊपर आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है, उसका अपमान है। और कोई कहे कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी का कोई विकल्प नहीं है, तो भाजपा का अपमान है। न तो भाजपा का अपमान करिए, न भारत मां का अपमान करिए। यह बातें केवल झूठ हैं और टेलीविजन वालों द्वारा बताई गई हैं। इस देश में तमाम आत्माएं हैं जो दिव्य हैं, तमाम लोग हैं जो महान हैं, तमाम शक्तियां हैं, तमाम आदमी हैं जो इस देश को आगे ले जा सकते हैं। एक दो नहीं है, एक मोदी नहीं है, एक विश्वात्मा नहीं है, हजारों मोदी हैं, हजारों विश्वात्मा हैं। हमें अपने देश पर भरोसा करना चाहिए, ऊपर वाले पर भरोसा करना चाहिए। एक बात और, पूरे देश भर में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, खेती बेचने का इंतजाम चल रहा है कि किसान खेत बेच दे, टाटा अंबानी खेती करें, बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाए, बड़े बड़े मशीनों से खेती हो। आज रेल की पटरियां बेची जा रही हैं, स्टेशन बेचे जा रहे हैं, मिल बेचे जा रहे हैं, कारखाने बेचे जा रहे हैं, सरकार की हर चीज बेची जा रही है और दी जा रही अंबानी को, अदानी को। आज ये बात बहुत लोग कहते हैं कि इससे देश आगे बढ़ रहा है, इसका विरोध क्यों होना चाहिए? यूरोप में हुआ, यूरोप में, अमेरिका में हर चीज प्राइवेट में होती है। भारत में सरकार बिजनेस क्यों करती है? भारत में सरकार ट्रेन क्यों चलाती है? भारत में सरकार हवाई जहाज क्यों चलाती है? भारत में सरकार हॉस्पिटल क्यों चलाती है? भारत में सरकार स्कूल क्यों चलाती है? भारत में सरकार कपड़ा बनाने वाला कारखाना क्यों चलाती है? भारत में सरकार बस क्यों चलाती है? भारत में सरकार रोड क्यों बनाती है? यह आपत्ति है। बहुत लोगों को कहते हैं कि अमेरिका में तो ऐसा नहीं होता,
यूरोप में नहीं होता, इसलिए ये अमेरिका आगे चल गया, यूरोप आगे चल गया। भाई एक बात बताओ, एक आदमी ऊंट पर खड़ा है, ऊंचा हो, तो क्या आप गोबर पर खड़े होकर ऊंचे हो जाओगे? एक ऊंट पर खड़ा है, एक गोबर पर खड़ा है, फर्क है ना उन दोनों में। आज सब बात प्राइवेट में चलती है, अमेरिका में, यूरोप में, तो वहां सोशल सिक्योरिटी भी है, पता करिए। अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप के देशों में, वहां हर आदमी को 50-50 हजार रुपया फ्री में मिलता है हर महीना। एक फार्म भर दो कि मेरी रोजगार नहीं है, आपको 80 हजार महीना मिलने लग जाएगा। भारत में है ऐसा? जब लोगों की जेब में पैसा देने को तैयार नहीं हो तो हर चीज प्राइवेट पे क्यों कर रहे हो? यूरोप के लोग 27 देश एक हो गए, आप एक होने को तैयार क्यों नहीं हो? उन्होंने एकता बना ली, एक सरकार, एक सेना, एक नोट बना ली, आप तैयार क्यों नहीं हो? आप केवल उतना ही बात करना चाहते हो जिसमें भारत के मिडिल क्लास, ये साइकिल मोटरसाइकिल वाले मर जाए। लेकिन साइकिल मोटरसाइकिल वालों को बचाने का जो इंतजाम यूरोप के देशों ने किया है, अमेरिका ने किया है, वो क्यों नहीं करते? सामाजिक सुरक्षा क्यों नहीं करते? पहले सामाजिक सुरक्षा करो, पहले वोटरशिप लागू करो, तब प्राइवेटाइजेशन की बात करो, निजीकरण की बात करो, तो समझ में आता है। लेकिन आज निजीकरण की बात, खेती को कब्जा करने की बात, किसानों की जमीन को कब्जा करने की बात, ये आपका देश को आगे बढ़ाने का तरीका नहीं है, ये किसानों को बर्बाद करने का तरीका है। सत्ता में बने रहने के लिए इन अमीर आदमियों की गलत बात को मानने का तरीका है, बेरोजगारों को मारने का तरीका है। यह बात का समर्थन कदापि नहीं किया जा सकता। आप जो रिजर्वेशन की वजह से जो कौमें थोड़ी आगे बढ़ गई, आप निजीकरण करके वो रिजर्वेशन का अधिकार भी उनका खत्म करना चाहते हैं। आपकी नियति खराब है। अगर आपकी नियति ठीक है तो प्राइवेट सेक्टर में, निजी कंपनियों में, टाटा में, बिरला में, अंबानी में, अदानी में, वहां भी आरक्षण का इंतजाम करिए, इसके बाद निजीकरण करिए। वो तो आप नहीं कर रहे, इसलिए आपकी नियति जन विरोधी है, आपकी नियति खराब है। आपका जो निजीकरण है वो राष्ट्र की उन्नति के लिए नहीं है, वो केवल इस बात के लिए है कि जो देश का खजाना लूटना चाहते हैं, जो संपत्ति लूटना चाहते हैं देश की, आप उनके दबाव में हैं। सत्ता में बने रहने के लिए, अपना इतिहास बनाने के लिए आप उनकी हर गलत बात का साथ दे रहे हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि भारत के मुसलमान देश के लिए खतरा है। अब खतरा है कि नहीं है? भारत के मुसलमान देश के लिए खतरा है कि नहीं है, कैसे जाने? कुछ लोग कहते हैं भारत के अमीर देश के लिए खतरा है, कुछ लोग कहते हैं कि वामपंथी देश के लिए खतरा है, कुछ लोग कहते हैं कि यह दक्षिणपंथी देश के लिए खतरा है, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो विकास रोकने वाले हैं, बांध को रोकने वाले, ये देश के लिए खतरा है। ये बताओ भाई, खतरा कौन है? किसको माने कि देश के लिए खतरा है? ये खतरा बाहर नहीं है, मन के अंदर है। ये दुनिया लाल नहीं हो गई। लाल चश्मा पहन लो तो दुनिया लाल दिखती है, नीला चश्मा पहन लो तो दुनिया नीली दिखती है, काला चश्मा पहन लो तो दिन में रात दिखती है। मुसलमान खतरा नहीं है, गड़बड़ चश्मे में है। अगर मुसलमान खतरा होते तो सबको लगता है कि खतरा है। आपने फोबिया का नाम सुना है? एक फोबिया होता है हाइड्रोफोबिया। ये पानी देख करके आदमी को डर लगती है। अगर कोई समुद्र का पानी देख ले, नदी का पानी देख ले, जलाशय का पानी देख ले तो कांपने लगता है। हाइड्रोफोबिया है। वो समस्या पानी में नहीं है, मन में। कुछ लोग खून देख ले सड़क पर गिरा हुआ तो खून देख करके बेहोश हो जाते हैं, वो भी गिर जाते हैं। खून देख नहीं सकते, खून देखते बेहोश हो जाते हैं। गलती खून में नहीं है, गलती कहां है? मन में है, फोबिया है। इसी तरह कुछ लोग मकान के ऊपर चढ़ करके नीचे देखते हैं तो थर 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 कांपने लगते हैं, डर जाते हैं। ये भी फोबिया है। उसी तरह से तमाम फोबिया है। कुछ हिंदू हैं जिनके मन में
मुसलमानों के लिए एक फोबिया है। खतरा मुसलमानों से नहीं है, वो मन में फोबिया है। अब जिनको फोबिया है, वो बीमारी है, उन्हीं को मुसलमान से खतरा लगता है। इसी तरह कुछ मुसलमानों के मन में हिंदू फोबिया है। उन्हें लगता है कि हिंदू उन्हें खा जाएगा, हिंदू उन्हें मार डालेगा, हिंदू के साथ नहीं रह सकते। जो ऐसी बीमारी थी जिन मुसलमानों के दिमाग में, वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन जिनके दिमाग में बीमारी नहीं थी, वो रह गए। वो हिंदू मुसलमान एक साथ रह रहे हैं। तो समस्या न तो हिंदू में है, समस्या न मुसलमान में है, ये समस्या दिमाग की फोबिया है। ये हिंदू फोबिया, मुसलमान फोबिया। ये मुसलमान को खत्म करना, मुसलमानों को देश से बाहर निकालना, हिंदुओं को देश से बाहर निकालना, ये आपकी मानसिक बीमारी है। न तो खतरा मुसलमानों से है, न खतरा हिंदुओं से है, किसी से खतरा नहीं है। खतरा आपकी मानसिक बीमारी से है। वो इलाज से जा सकती है अगर ज्ञान हासिल करिए कि इंसान के मन, इंसान के विचार क्यों बनते हैं। विचारों का विज्ञान पढ़िए। हमारी बहुत सी किताबों में बात लिखी है, उन किताबों को पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो मेरा फोबिया था। खतरा मुसलमानों में नहीं है, हिंदुओं में नहीं है, क्रिश्चियन में नहीं है, बौद्ध में नहीं है, खतरा किसी में नहीं है। ये हमारे मन की समस्या है, ये मन की बीमारी। और ये जो मन की बीमारी वाले हैं, ये देश के लिए खतरा बन गए। इसलिए हमें पूरे देश के समाज को यह समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम हिंसा, मारकाट, लड़ाई झगड़े, इनसे दूर रहें और समाज को बचाने के लिए एकजुट हों। यह एकजुटता हमारे लिए जरूरी है। अगर हम पाकिस्तान से लड़ेंगे, चीन से लड़ेंगे, अमेरिका से लड़ेंगे, हम केवल लड़ने की बातें करेंगे, तो पता नहीं चीन से लड़ें कि ना लड़ें। हिंदू से लड़ने की बात करेंगे तो हिंदू से हो सकता ना लड़ाई हो, लेकिन लड़ेंगे घर में। जो अपने बच्चों को लड़ाई झगड़ा सिखाता है, वो बच्चे पहले घर में ही लड़ते हैं, पड़ोसी से नहीं। इसलिए ध्यान रखना कि लड़ाई झगड़ा मत सिखाना। अपनी घर की बहू आती है, उसको कहते हो बेटा अपनी सासू की, ससुर की बात एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना। लड़ाई झगड़ा मत करना। आप बहू को ये सिखाते हो, लेकिन देश में कहते हो लड़ना, लड़ो, मरो, कटो। ये क्या सिखाते हो? जो बात घर में गलत है, वो देश के लिए सही क्यों है? घर में शांति सिखाते हो और देश में लड़ाई झगड़ा सिखाते हो। ये देश प्रेम नहीं है, न तो आप देश के शुभचिंतक हो। ये मानसिक बीमारी है, बीमारी। इस बीमारी का इलाज होना चाहिए। इसलिए देश में जो भी लोग स्वस्थ दिमाग के हैं, उनका काम है ऐसे लोगों को समझाना, पढ़ाना, इलाज करना और सही रास्ते पर लेके आना। देश को गलत रास्ते पर, हिंसा के रास्ते पर, युद्ध के रास्ते पर, गरीबी के रास्ते पर, बेरोजगारी के रास्ते पर ले जाने से बचाना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। ये काम वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के लोग कर रहे हैं। विश्व परिवर्तन मिशन के सारे जुड़े हुए संगठन कर रहे हैं। विश्व परिवर्तन की मिशन से जुड़ी सारी पार्टियां कर रही हैं और विश्व परिवर्तन मिशन से जुड़ी सारी कंपनियां कर रही हैं, आगे भी करती रहेंगी। भारत का नुकसान और दुनिया का नुकसान हम नहीं होने देंगे। हम एक दिन भारत में और पूरी दुनिया में शांति कायम करने में कामयाब होंगे और समृद्धि घर घर पहुंचाने में कामयाब होंगे। आज के इस कार्यक्रम का हम यहीं पर समापन करेंगे। आपने हमें सुना, अपनी अपनी जगहों पर बैठ के सुना, इतना वक्त दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। भविष्य में फिर हम कभी आपके सामने मुखातिब होंगे। हमने उम्मीद किया है कि हम जो कहे वो आपने सुना, उन शब्दों को जाना, लेकिन मेरे दिल ने जो कहने की कोशिश की आप उसको भी समझेंगे। इसी अपेक्षा, इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ और आपको धन्यवाद देते हुए मैं आज विदा देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब।
दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मिलेगा वोटरशिप अधिकार, वोटरशिप अधिकार, वोटरशिप अधिकार एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, मिलेगा वोटरशिप अधिकार एक दिन। मिलेगा वोटरशिप अधिकार, वोटरशिप अधिकार, वोटरशिप अधिकार एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, मिलेगा वोटरशिप अधिकार एक दिन। गिरेगी वीजा की दीवार, वीजा की दीवार, वीजा की दीवार एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, गिरेगी वीजा की दीवार एक दिन। गिरेगी वीजा की दीवार, वीजा की दीवार, वीजा की दीवार एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, गिरेगी वीजा की दीवार एक दिन। बनेगी धरती की सरकार, धरती की सरकार, धरती की सरकार एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, बनेगी धरती की सरकार एक दिन। बनेगी धरती की सरकार, धरती की सरकार, धरती की सरकार एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, बनेगी धरती की सरकार एक दिन। कटेगी गुलामी की जंजीर, गुलामी की जंजीर, गुलामी की जंजीर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, कटेगी गुलामी की जंजीर एक दिन। कटेगी गुलामी की जंजीर, गुलामी की जंजीर, गुलामी की जंजीर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, कटेगी गुलामी की जंजीर एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मिलेगा वोटरशिप
सरकार एक दिन, गिरेगी वीजा की दीवार एक दिन, बनेगी धरती की सरकार एक दिन, कटेगी गुलामी की